जेट धारा को भली भांति समझ लिया आप लोगों ने। जेट धारा में उसके प्रकार और जेट धारा का प्रभाव। मान लेते हैं कभी पूछ दिया जाता है कि जेट धारा की जो उत्पत्ति, विकास, विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये तो आमतौर पर पूछा ही जा सकता है, उत्पत्ति, विकास और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। लेकिन मान लेते हैं जेट धारा का प्रकार या जेट धारा का प्रभाव पूछ देता है, तो आपके पास लिखने के लिए मटेरियल होना चाहिए। आमतौर पर ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन लिख लीजिए। जेट धारा के प्रकार उस विषुवत रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त तक, विषुवत रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त तक स्थानीय रूप से अनेक जेट धाराएं देखी जाती हैं। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय जेट धारा, उपोष्ण जेट धारा, ध्रुवीय जेट धारा और कुछ अन्य स्थानीय जेट धाराएं हैं, जैसे सोमाली जेट धारा, फिंड-लेटर जेट धारा। इन धाराओं का नाम आप प्रकार में लिख लीजिए। सबसे ऊपर लिख लीजिएगा कि विषुवत रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त तक या उपध्रुवीय वृत्त तक अनेक स्थानीय जेट धाराएं देखी जाती हैं। ये लिखने के बाद आप ध्रुवीय जेट धारा के बारे में 2 लाइन अलग से बता दीजिए। क्या है? इसे रात्रिकालीन जेट धारा भी कहते हैं। जो ध्रुवीय जेट धारा होती है उसे रात्रिकालीन जेट धारा भी कहते हैं, क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्र, उपध्रुवीय क्षेत्रों में तभी चलती है जब 6 महीने की रात होती है। ठीक है? इसे समताप मंडलीय जेट धारा भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जब 6 महीने की रात होती है उपध्रुवीय क्षेत्रों में, तो उस समय ध्रुवीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल बिल्कुल समाप्त प्राय हो जाता है। वहां पे केवल समताप मंडल पाया जाता है। जब ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने की रातें होती है तो वहां पे क्षोभ मंडल बिल्कुल समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे समताप मंडलीय जेट धारा भी कहते हैं, क्योंकि उस समय ध्रुवों पर क्षोभ मंडल बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जेट धारा का प्रभाव। जेट धारा ऊर्ध्वाधर विसर्पण करती है, तो जेट धारा जब कभी ट्रोपोपॉज का भेदन करके, क्योंकि ऐसे ऐसे चलती है ना, तो जेट धारा कभी ट्रोपोपॉज यानी जो क्षोभ मंडल की सीमा होती है उसका भेदन करके जब समताप मंडल में पहुंच जाती है ऊपर, तो इसके साथ साथ समताप मंडल में जलवाष्प और प्रदूषक भी पहुंच जाते हैं। जो वायुमंडलीय प्रदूषण होता है, जलवाष्प और प्रदूषक भी समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। दूसरा, जेट धारा ऊर्ध्वाधर विसर्पण करती है, तो आप जानते ही हैं। दूसरे में आप समझेंगे कि ऊर्ध्वाधर विसर्पण के क्रम में, ठीक है। अच्छा, जेट धारा ऊर्ध्वाधर विसर्पण कब होता है? मार्ग में जब पर्वतीय अवरोध आ जाता है तो ऊपर चढ़ जाती है, फिर ढाल के सहारे नीचे उतर जाती है। तो ऊर्ध्वाधर विसर्पण के क्रम में जब जेट धारा आरोहण करती है, मतलब ऊपर चढ़ती है, तो धरातल पर निम्न दाब के केंद्र का विकास हो जाता है, क्योंकि नीचे दबाव कम हो जाता है वायुमंडल में। तो जब आरोहण करती है तो धरातल पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, और जब ढाल के सहारे जेट धारा का अवतलन होता है तो धरातल पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर विसर्पण के क्रम में जैसे जैसे विसर्पण बढ़ता जाता है, उसका परिणाम ये होता है कि तरंगों का मूल धारा से विच्छेद होता जाता है। जैसे जैसे तरंगों का आकार बढ़ता जाता है, इसका अंतिम परिणाम ये होता है कि तरंगों का मूल धारा से विच्छेद हो जाता है। इसे उत्तरी गोलार्ध में समझिए आप, ठीक है। तो तरंगों का जब मूल धारा से विच्छेद हो जाता है तो विषुवत रेखा के निकट निम्न दाब का केंद्र का विकास हो जाता है। विषुवत रेखा के निकट ऊपरी क्षोभ मंडल में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जेट धारा ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती है ना। तो जब तरंगों का मूल धारा से विच्छेद हो जाता है तो ऊपरी वायुमंडल में या ऊपरी क्षोभ मंडल में निम्न दाब का केंद्र विकसित हो जाता है विषुवत रेखा के पास, और ध्रुवों की ओर उच्च दाब के केंद्र का विकास हो जाता है। कट ऑफ लो, कट ऑफ हाई, है ना। विषुवत रेखा की तरफ ऊपरी वायुमंडल में जो निम्न दाब का केंद्र विकसित होता है, यानी उच्च वायुमंडलीय निम्न दाब का जो केंद्र विकसित होता है, वो धरातली हवाओं को तेजी से अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में निम्न दाब का केंद्र है, ये कट ऑफ लो है, तो धरातली वायु को तेजी से अपनी तरफ खींचता है। ऐसा अचानक होता है, अचानक कट ऑफ लो डेवलप होता है ऊपरी वायुमंडल में, और धरातल से अचानक हवाओं को अपनी तरफ ऊपर खींचता है, जिससे धरातल पर एक तीव्र निम्न दाब द्रोणिका, वही निम्न दाब के केंद्र को, जब वो निम्न दाब का केंद्र बहुत पावरफुल होता है धरातल पर,
क्योंकि हवाएं ऊपर चली जाती हैं, तो जैसे ही हवाएं धरातल से ऊपर उठेंगी तो धरातल पर क्या हो जाएगा, निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। चूंकि ये निम्न दाब का केंद्र बहुत पावरफुल होता है, इसलिए से हम कहेंगे कि धरातल पर इससे एक अत्यधिक निम्न दाब द्रोणी का विकास हो जाता है, अत्यधिक तीव्र निम्न दाब द्रोणी का विकास हो जाता है, जिसे भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं चल पड़ती हैं और चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि चक्रवात के केंद्र में क्या होता है, लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, तो उसे भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं गोल गोल घूमती हैं और चक्रवात का जन्म हो जाता है। ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और ध्रुवों के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, है ना। ये चक्रवात क्या करते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अतिरिक्त ऊष्मा को ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ले जाते हैं, है ना। जेठ धारा को ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जो कर्क और मकर रेखाओं के बीच का क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंध कहते हैं। तो जेठ धारा को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, वहां पे मानसूनी वर्षा होती है, तो भारत में भी मानसूनी वर्षा के लिए जेठ धारा को जिम्मेदार माना जाता है। विमान चालकों को भी, विमान चालक इसका लाभ उठाकर अपने विमानों को उसमें छोड़ देते हैं और तेल की बचत होती है इससे। ये हो गया जेठ धारा का प्रकार और उसका प्रभाव। आपके दिमाग में आ रहा है कि सोमाली जेठ धारा और फेंडलेटर जेठ धारा क्या है, बहुत ज्यादा इसे समझने की जरूरत नहीं है। सोमाली तट देख रहे हैं ना, अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में एक देश है सोमालिया। सोमाली के पास समुद्र में जो जलधारा प्रवाहित होती है उसे हम कहते हैं सोमाली धारा, वो जल धारा है। उसी के ऊपर ऊपरी क्षोभमंडल में जो जेट धारा प्रवाहित होती है उसे हम कहते हैं सोमाली जेट धारा। फेंडलेटर जेट धारा, फेंडलेटर जेट धारा हम जब भारत का मानसून पढ़ा रहे थे, भारत में जलवायु की विशेषताएं जब बता रहे थे, तो हमने बताया कि मई जून तक आते आते तिब्बत बहुत गर्म हो जाता है। तिब्बत से हवाएं उठती हैं, तिब्बत से हवाएं गर्म होकर उठती हैं, एक उत्तर की ओर जाती है और एक धारा दक्षिण की ओर आती है। मान लेते हैं ये तिब्बत है और ये इंडिया है। तो तिब्बत से धारा जब उड़ती है ऊपरी वायुमंडल में जाती है, यहाँ से दक्षिण की ओर आती है और विषुवत रेखा के साथ पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। ध्यान रहे, ऊपरी क्षोभमंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको शायद यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं फेंडलेटर धारा की बात कर रहा हूँ। ये है क्या, फेंडलेटर जेट धारा। ये है इंडिया, मान लेते हैं ये है इंडिया, ठीक है। उसके बाद इंडिया के उत्तर में यहाँ पे तिब्बत है। तिब्बत पे मई जून में अत्यधिक गर्म हो जाता है तिब्बत का पठार, है ना। समूह तरंगें ऊपर उठती हैं, एक समूह तरंग चली जाती है उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। दक्षिण की तरफ जो धारा आती है विषुवत रेखा के सहारे पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और जब अफ्रीका के पास पहुंचती है तो यहाँ से मुड़कर भारत के पश्चिमी तट की ओर मुड़ जाती है। अफ्रीका से टकराकर भारत के पश्चिमी तट की ओर ये जेट धारा मुड़ जाती है। इसी को हम फेंडलेटर जेट धारा कहते हैं, ठीक है। तो ये स्थानीय जेट धाराएं हैं। क्योंकि ये चैप्टर में पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं था, प्रकार और विशेष और इसका प्रभाव बताना जरूरी था, इसे भी आप सावधानी से नोट करिएगा। अगले अध्याय में बहुत जल्द मिलते हैं। नमस्कार।